नमस्कारम भाई और बहनों। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और ये हलचल किसी और वजह से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बड़े कदम से है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। जेडीयू ने आखिरकार अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य लिस्ट है या फिर नीतीश का कोई छिपा हुआ गेम प्लान? क्या इन नामों के पीछे कोई गहरी रणनीति है जो इस बार बिहार की गद्दी का फैसला कर सकती है? मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम आपको दिखाएंगे जेडीयू की इस लिस्ट में कौन है वो चेहरे, कौन है नीतीश का ट्रम्प कार्ड और क्यों इस बार लवकुश समीकरण को लेकर पूरा बिहार गरमाया हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी अपने पत्ते खोल रही है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी 57 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में जो छिपा संदेश है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। पहली नज़र में भले ये लिस्ट एक साधारण घोषणा लगे, लेकिन असल में ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार फिर से अपने कोर वोट बैंक यानी कुर्मी और कुशवाहा जाति पर दांव लगाया है। आंकड़े बताते हैं कि कुल 57 उम्मीदवारों में से 23 इसी जातीय समूह से हैं, यानी करीब 40% उम्मीदवार सीधे लवकुश समीकरण से जुड़े हुए हैं। क्या इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले को ही दोहराया है? इतना ही नहीं, इस बार जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। कुल 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पहली बार टिकट मिला है। ये साफ इशारा है कि पार्टी एक ताजगी भरी छवि के साथ जनता के बीच जाना चाहती है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 लोगों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। अब सोचिए, हार चुके चेहरों पर दोबारा विश्वास क्यों? क्या नीतीश को लगता है कि इन लोगों की हार परिस्थितियों की वजह से थी, न कि लोकप्रियता की कमी से? यही वो सवाल है जो इस पूरी रणनीति के पीछे छिपा है। अब बात करते हैं उन सीटों की जो चर्चा में है। नालंदा से मंत्री श्रवण कुमार को दोबारा मैदान में उतारा गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट मिला है, जो नीतीश के सबसे भरोसेमंद साथियों में गिने जाते हैं। भोरे सीट से पूर्व आईपीएस सुनील कुमार मैदान में है। तो सोनबरसा से रत्नेश सदा को फिर से मौका मिला है। बहादुरपुर से मदन सहनी और कल्याणपुर से महेश्वर हजारी को टिकट देकर सीएम नीतीश ने अपने भरोसेमंद मंत्रियों की टीम पर भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजेज है अनंत सिंह और श्याम रजक जैसे नामों की वापसी। दोनों नेता एक समय आरजेडी के करीबी थे, लेकिन अब फिर से नीतीश के खेमे में लौट आए हैं। अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से टिकट दिया गया है। ये कदम सिर्फ उम्मीदवारों की राजनीति नहीं बल्कि संदेश की राजनीति है कि जेडीयू अब अपने पुराने घर लौटे नेताओं को सम्मान दे रही है ताकि विपक्ष के घर में सेंध लगाई जा सके। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट मिला है। छोटे लाल राय, जो हाल ही में आरजेडी छोड़कर आए, उन्हें परसा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एलजेपी से आए राजकुमार सिंह को मटिहानी सीट दी गई है। एक और दिलचस्प फैसला, बीजेपी की सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। यानी जेडीयू ने इस बार बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश की है। अब आते हैं उस फैसले पे जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी। जेडीयू की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इससे ये साफ झलकता है कि सीएम नीतीश इस बार पूरी ताकत से ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग और लवकुश समीकरण पर टिके रहना चाहते हैं। ये वही वोट बैंक है जिसने सालों से उन्हें सत्ता में टिकाए रखा। सवाल ये है, क्या सिर्फ जातीय समीकरण के भरोसे बिहार की सत्ता दोबारा जीती जा सकती है? जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा समाज से 9 प्रत्याशी, अनुसूचित जाति से 10 लोगों को टिकट दिया गया है। यानी हर सामाजिक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज करने का राजनीतिक जोखिम भी लिया गया है। ये कदम या तो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर पार्टी के लिए बैकफायर भी कर सकता है। महिलाओं की बात करें तो इस बार 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इनमें सबसे चर्चित नाम है कोमल सिंह, जो एलजेपी रामविलास के सांसद वीणा सिंह की बेटी हैं और अब गायघाट से मैदान में उतरेंगी। कविता शाह को मधेपुरा, रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर और अश्वमेध देवी को समस्तीपुर से टिकट मिला है। अश्वमेध देवी पिछले चुनाव में हार गई थी, लेकिन पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है।
क्या ये नीतीश की नए और पुराने अनुभव की संयुक्त रणनीति है? शायद हाँ। अब ज़रा उन सीटों पर नज़र डालिए जहां हारने के बावजूद उम्मीदवारों को टिकट मिला है। मैहनार से उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हसनपुर से राजकुमार राय जिनको तेज प्रताप यादव ने हराया था, दोनों को दोबारा मौका दिया गया है। बक्सर की राजपूत सीट से संतोष कुमार निराला को फिर से उतारा गया है। ये सब दिखाता है कि नीतीश कुमार पुराने चेहरों को रिवेंज बैटल का मौका दे रहे हैं, जिन्होंने पहले हार झेली, अब वो दोबारा मैदान में उतरें और साबित करें कि नीतीश की वफादारी का फल मिलता है। 3 सीटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है। सकरा से आदित्य कुमार, वारिस नगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजे को मौका दिया गया है। इससे साफ है कि पार्टी में परफॉर्मेंस बेस्ड छंटनी भी हुई है। अब ज़रा सोचिए भाई और बहनों, ये सब सिर्फ टिकट बंटवारा नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति, चेहरा और भावनात्मक जुड़ाव, यही 3 चीज़ें तय करती हैं कि कुर्सी किसके पास जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है, जब मुस्लिम उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया तो क्या जेडीयू का ये कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? विपक्ष ने पहले ही इसे निशाने पर ले लिया है। आरजेडी का कहना है कि जेडीयू अब पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है, जबकि जेडीयू का तर्क है कि टिकट जाति या धर्म नहीं बल्कि विजय संभावना देखकर दिया गया है। कौन सही है? इसका जवाब तो चुनावी मैदान ही देगा। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार का दिन पूरी तरह से राजनीतिक रैली और शक्ति प्रदर्शन का रहा। राघोपुर से तेजस्वी यादव और लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने नामांकन पत्र भरे। जब तेजस्वी यादव राबड़ी आवाज से निकले तो सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, मानो कोई त्योहार हो। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। उधर लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन से पहले मां बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में पूजा की और शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों ने इस मौके को अपने अपने तरीके से पब्लिक दुपारता से किया था, शो में बदल दिया। दोस्तों, ये वही बिहार है जहां चुनाव सिर्फ मतपत्रों से नहीं, भावनाओं से भी लड़े जाते हैं। हर सीट, हर जाति और हर चेहरा एक अलग कहानी कहता है। जेडीयू की लिस्ट में भी यही कहानी झलकती है। अनुभव और युवाओं का मेल, जातीय संतुलन और संगठनात्मक रणनीति का मिश्रण। अब आने वाले दिनों में जब दूसरी लिस्ट जारी होगी तो और भी दिलचस्प समीकरण सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो एक ठोस रणनीति के तहत किया है। वो जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ चेहरा या गठबंधन नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक संतुलन का गणित सबसे अहम है। तो सवाल अब ये है, क्या लवकुश समीकरण फिर से नीतीश को सत्ता दिलाएगा? क्या नए चेहरों का दांव काम करेगा, या इस बार जनता कुछ अलग फैसला करेगी? इसका जवाब अगले कुछ हफ्तों में हमें मिल जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या नीतीश का ये कदम मास्टर स्ट्रोक है या रिस्क? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 24 घंटों के अंदर लेकर आऊँगा, जब जेडीयू और महागठबंधन दोनों की अगली लिस्ट सामने आएगी। तब तक देखते रहिए डेडली रिएक्शन, जहां खबरें नहीं, असर दिखता है। यह जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।